हेलो फ्रेंड, वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। हम अपने फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 18 पढ़ रहे थे। टॉपिक का नाम था एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो अभी तक एएनएस के 2 पार्ट आए हैं। पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखा था और पार्ट सेकंड के अंदर हमने कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक ड्रग के बारे में देखा था। अब पार्ट थर्ड के अंदर हम कुछ डिजीज़ देखेंगे जो एसोसिएट रहती है एएनएस के साथ, उसके प्रिकॉशंस आते हैं। तो आज हम इस पार्ट में डिजीज़ देखेंगे। सबसे पहले हम माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में पढ़ेंगे। तो माइस्थेनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर किसको बोलते हैं? जब अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी बॉडी के ऊपर ही अटैक कर ले और किसी बॉडी के किसी ऑर्गन के फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर ले, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ या डिसऑर्डर। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है? एंटीबॉडी बनती है। फिर ये एंटीबॉडी क्या करेगी? ये अपने बॉडी की जो एनएम रिसेप्टर रहते हैं, न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर, इस रिसेप्टर के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाती है और इसके फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है। तो आपको पता है न्यूरोमस्कुलर जो ये रिसेप्टर है, एनएम निकोटिनिक रिसेप्टर का ही पार्ट है, जब हमने पढ़ा था। तो इसके ऊपर एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है, तब ये कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल। तो अब एसिटाइल कोलिन इसके ऊपर एक्ट कर नहीं पाएगा और मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। तो ये बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर ही होता है, जैसे कि आई है, फेस है, और बॉडी का कोई भी पार्ट, जैसे ज़्यादातर फेस के ऊपर ही होता है ये। तो देखो ये नॉर्मल फीमेल है और इसको ऑटोइम्यून डिजीज माइस्थेनिया ग्रेविस हो गई है। तो इसका बॉडी का देखो ये वाला पार्ट काम करना बंद कर लिया, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। इस बॉडी के पार्ट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बट यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एनएम रिसेप्टर थे उसके ऊपर एंटीबॉडी डिपॉजिट हो गई है और उस रिसेप्टर के फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर रही है। तो यही है माइस्थेनिया ग्रेविस। तो आपको बेसिक तो पता चल गया, ये न्यूरोमस्कुलर डिजीज़ है, ऑटो इम्यून है, एनएम रिसेप्टर के ऊपर एंटीबॉडी डिपॉजिट हो जाती है, ज़्यादातर ये आईज़ के ऊपर, फेस के ऊपर होती है ये, और ये क्या करती है? मसल के फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। तो इसका जो पहला टेस्ट है उसको बोलते हैं प्रोवोकेटिव टेस्ट, जिसमें डी ट्यूबोक्यूराइन, ये हम पढ़ेंगे आगे, ये दी जाती है। इसके बाद दूसरी है अमीलोरेटिव टेस्ट, तो यही एग्जाम में पूछते हैं। इसके अंदर एंडोरफोनियम ड्रग दी जाती है, जो हमने पढ़ी थी एंटी कोलिन एस्ट्रेस ड्रग कोलिनर्जिक के अंदर। तो वहाँ पे मैंने बताया था सबसे शॉर्ट एक्टिंग है और ये माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस में यूज़ की जाती है। तो एंडोरफोनियम वाटर सोल्यूबल है और माइस्थेनिया ग्रेविस के टेस्ट में यूज़ की जाती है, डायग्नोसिस में यूज़ की जाती है। तो ये आपको याद रखना है, शॉर्ट एक्टिंग है। तो होता क्या है, जब इसको इंजेक्ट किया जाता है अपने जो पर्टिकुलर फेस के अंदर नॉर्मल इंसान के, तो नॉर्मल इंसान के जब ये इंजेक्ट किया जाएगा तो वहाँ मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा। बट अगर माइस्थेनिया ग्रेविस के पेशेंट के अंदर इस एंडोरफोनियम को इंजेक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, तब कंफर्म हो जाएगा कि उनको माइस्थेनिया ग्रेविस है। अब हम माइस्थेनिया ग्रेविस की ड्रग देखेंगे। तो इसके अंदर पहली जो ड्रग है वो एंटी कोलिन एस्ट्रेस ड्रग। तो हमने ये कोलिनर्जिक के अंदर पढ़ा था, एक डायरेक्ट एक्टिंग और एक इनडायरेक्ट एक्टिंग। तो इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमने देखा था एंटी कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर वाली ड्रग। तो होता क्या, एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म करने वाला जो एंजाइम है वो है कोलिन एस्ट्रेस। ये एसिटाइल कोलिन को एसीटेट और कोलिन में क्या करता है? तोड़ता है और कोलिन का रीअपटेक हो जाता है। अब ये एंजाइम को अगर हम ब्लॉक कर लें तो इस एसिटाइल कोलिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। अब जब इसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये क्या करेगा, भले रिसेप्टर के ऊपर एंटीबॉडी ऑक्यूपाई हो गई है बट एसिटाइल कोलिन ज़्यादा अमाउंट में आएगा तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये सिम्टोमेटिक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि बस रिलीफ मिल जाएगा, बट ये परमानेंट इलाज नहीं है। इसके अंदर ड्रग यूज़ की जाती है वो नियोस्टिगामाइन, दूसरी है पाइरिडोस्टिगामाइन। दोनों ड्रग आपको याद रखना है, एंडोरफोनियम भी याद रखना है। अब देखो, माइस्थेनिया ग्रेविस फेस के अंदर होती है। तो फेस अपना क्या है, कहाँ पे हम मानते हैं ये सेंट्रल सिस्टम का पार्ट नहीं है अपना फेस। तो सेंट्रल सिस्टम के अंदर जो ड्रग जाती है वो लिपिड सोल्यूबल रहती है, बट जो फेस के ऊपर जो ड्रग एक्ट करेगी वो वाटर सोल्यूबल रहेगी। तो ऐसे आप याद रखना है, नियोस्टिगामाइन क्या वाटर सोल्यूबल है, पाइरिडोस्टिगामाइन वाटर सोल्यूबल है। जो ब्रेन के अंदर जाती है ड्रग वो है लिपिड सोल्यूबल, जो आगे हम एल्जाइमर में पढ़ेंगे। तो इस तरह से मैंने याद रखा है, जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस एम से स्टार्ट हो रही है, इसके एम के बाद एन आता है, तो एन के अंदर ड्रग आती है नियोस्टिगामाइन। इसके बाद पी मैंने याद रख के रखा है पाइरिडोस्टिगामाइन। अब ये वाटर सोल्यूबल मैंने कैसे याद रखा, मैंने सोचा कि माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, सेंट्रल डिजीज़ नहीं है, सीएनएस की डिजीज़ नहीं है, तो ये पेरिफेरल है, तो वाटर सोल्यूबल ड्रग ही चाहिए। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके बाद
इसका जो दूसरी ड्रग दी जाती है वो इम्यूनो सप्रेसेंट। तो ऑटो इम्यून में क्या होता है कि अपनी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, तभी जब इम्यूनिटी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी तो अपने बॉडी के ऊपर ही अटैक करती है। तो इसके लिए हम इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, इसके लिए ड्रग देते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। इसके अंदर एजोथायोप्राइम ड्रग आती है, प्राइम, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद रिमूवल ऑफ एंटीबॉडी फ्रॉम प्लाज्मा। तो अपने बॉडी के अंदर ज़्यादा एंटीबॉडी हो जाती है तो उस एंटीबॉडी को ही रिमूव किया जाता है। तो वो प्रोसेस क्या है, प्लाज्मा फेरेसिस ये प्रोसेस है, आप याद रख लो, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपको, तो ये एंटीकोलिन एस्टेरेज ड्रग ही याद रखनी है। सेकंड जो डिजीज़ है वो है एल्जाइमर डिजीज़। तो एल्जाइमर एक न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है। जब न्यूरो डीजेनरेटिव आ जाए इसका मतलब क्या हुआ, जो न्यूरॉन है उसका क्या हो रहा है, मतलब वो ख़राब हो रहा है, न्यूरॉन टूट रहा है, न्यूरॉन का लॉस हो रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है, एल्जाइमर के अंदर कोलिनर्जिक जो न्यूरॉन रहते हैं जिसके अंदर एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है उनका, वो डिग्रेड हो रहे हैं। तो ये क्या न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है और ये प्रोग्रेसिव है, ऐसा नहीं एकदम से हो जाएगा, ये धीरे धीरे होगा, 5 6 10 साल के अंदर धीरे धीरे ये कोलिनर्जिक के सारे न्यूरॉन डीजेनरेट हो जाएंगे। अब इसके सिम्टम क्या है, तो अपनी मेमोरी होती है वो लॉस हो जाती है, जो सडन मेमोरी रहती है एकदम से अभी याद किया और भूल गए हम, तो मेमोरी लॉस हो जाती है, तो इसको डिमेंशिया बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और एक इसका कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखना है एल्जाइमर के ऊपर जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो एल्जाइमर के अंदर क्या होता है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर डिपोजिशन ऑफ बीटा एमिलोइड AB। तो ये आपको याद रखना है कि बीटा एमिलोइड किस डिजीज़ के अंदर डिपोजिट होता है, तो होता है एल्जाइमर के अंदर। इसके बाद कहाँ पे, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब इंट्रा सेलुलर क्या होगा, इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन ऑफ द टाउ प्रोटीन। तो याद रखना, टाउ प्रोटीन और बीटा एमिलोइड ये दोनों डिपॉजिट कहाँ होते हैं, एल्जाइमर के अंदर होते हैं। अब ये दोनों ही वाटर इनसोल्यूबल है इसीलिए डिपॉजिट हो रहे हैं, अगर वाटर सोल्यूबल होते तो अपनी बॉडी से निकल जाते, जैसे अल्फा एमिलोइड भी होता है अपन वो वाटर सोल्यूबल रहता है। अब ये डिपॉजिट कहाँ होते हैं, हिप्पोकैम्पस में होते हैं। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है एल्जाइमर में, वो है ये हिप्पोकैम्पस में क्या होता है, बीटा एमिलोइड और टाउ प्रोटीन का डिपोजिशन हो जाता है। दूसरी चीज़ याद रखनी है आपने को कि ये कोलिनर्जिक न्यूरॉन का लॉस हो जाता है जिससे डिमेंशिया हो जाता है, ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ है। ये किन लोगों में होती है, अगर किसी इंसान को इंजरी हो गई ब्रेन के अंदर उन लोगों में एल्जाइमर होता है, या फिर ये जेनेटिकली होता है। अब इसके अंदर ड्रग कौन सी देते हैं, तो हमें पता है कोलिनर्जिक न्यूरॉन डीजेनरेट हो रहा है, मतलब एसिटाइल कोलिन की कमी हो रही है, तो हम ऐसी ड्रग देंगे जो एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देगी, तो मतलब हम कोलिनर्जिक ड्रग देंगे। और कोलिनर्जिक के अंदर भी हम कौन सी ड्रग देंगे, एंटीकोलिन एस्ट्रेज, जो अभी हमने पीछे माइस्थेनिया ग्रेविस वाला जो ड्रग पड़ी वैसी ड्रग देंगे, पर यहाँ पे हम लिपिड सोल्यूबल देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि एल्जाइमर एक CNS डिजीज़ है, तो हमें ड्रग को CNS में पहुँचानी है, तो हम लिपिड सोल्यूबल ड्रग देंगे। तो इसके अंदर जितनी भी ड्रग आएगी सारी लिपिड सोल्यूबल है। तो जैसे कि पहली ड्रग है वो है टेक्रीन, इसका साइड इफेक्ट मैंने आपको बताया था सेकंड वीडियो के अंदर, हेपेटोटॉक्सिसिटी करती है ये। इसके बाद रिवास्टिगामाइन, डोनेपजिल और ग्लेंटामाइन। तो इन चारों ड्रग का नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये जो ड्रग है ये सिम्टोमेटिक ही रिलीव करती है, मतलब एल्जाइमर इन ड्रग को लेके ख़त्म नहीं हो जाएगा, एल्जाइमर तो रहेगा, ये ड्रग लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी। और ये एल्जाइमर मोस्ट एक्सपेंसिव डिजीज़ है, क्योंकि इंसान 10-15 साल ज़िंदा रहता है और तब तक उसको दवाई चाहिए कंटिन्यू। तो ये है सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है ये ड्रग। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है ग्लूकोमा। तो ग्लूकोमा में क्या होता है, डैमेज हो जाती है ऑप्टिक नर्व। अब जब ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी तो क्या विज़न में डिफ़िकल्टी आ जाएगी, विज़न नहीं हो पाएगा। तो आप इस डायग्राम से देख सकते हो। अभी ऑप्टिक नर्व डैमेज क्यों होती है, क्योंकि इंक्रीज इंट्रा ओकुलर प्रेशर, जो ये ओकुलर प्रेशर ये इंक्रीज हो जाता है। क्यों इंक्रीज होता है, तो एक्वस ह्यूमरस कुछ फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है। जब वो फ्लूइड बढ़ जाएगा, नॉर्मल कंडीशन में वो फ्लूइड चाहिए, बट अगर ज़्यादा अमाउंट में फ्लूइड बढ़ जाएगा तो इंट्रा ओकुलर प्रेशर 21 mmHg से ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। तो 21 से कम ही रहता है इंट्राओकुलर प्रेशर, बट जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी, जिससे क्या होगा, विज़न में डिफ़िकल्टी आएगी या विज़न नहीं हो पाएगा। इसी को बोलते हैं ग्लूकोमा। अब हम ड्रग देखेंगे ग्लूकोमा की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर से कि कौन कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन याद रखना है। तो हमें पता है कि एक्वस ह्यूमरस फ्लूइड बढ़ जाता है अपने आई के अंदर, जिससे इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाएगा, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी। तो हमारे पास 2 ही तरीके हैं इलाज करने के। फर्स्ट ये है कि हम क्या करें, वो जो ह्यूमरस फ्लूइड बन रहा है अपनी आँख के अंदर उसके सिक्रेशन को रोक दे,
मतलब उसका प्रोडक्शन ही रोक दे, वो फ्लूइड बने ही ना इसके अंदर। दूसरा ये तरीका है कि जो बन चुका है उसका आउटफ्लो बढ़ा दे, मतलब उसको आँख से निकाल दे और वो अपने बॉडी से निकल जाए। तो सिक्रेशन रोकने वाली कौन कौन सी ड्रग है, कौन कौन सी क्लास है, वो याद रखना है। जिसमें है बीटा ब्लोकर, अल्फा 2 एगोनिस्ट, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं अल्फा 2 एगोनिस्ट से। तीसरा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। तो हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर वैसे हमने इसको पढ़ा है, आपको याद होगा डायूरेटिक के अंदर, तो यहाँ पे भी यूज की जाती है। तो देखो बीटा ब्लोकर हम देंगे, जैसे कि टिमोलोल है, लिवोब्यूनोलोल, बिटोक्सोलोल, ये ड्रग क्या करेगी, एक्वस ह्यूमरस जो फ्लूइड बन रहा है उसके प्रोडक्शन को ही रोक देगी, आई के अंदर वो बनेगा ही नहीं। दूसरा अल्फा 2 एगोनिस्ट, तो एग्जाम में ये पूछा गया था कि यहाँ अल्फा 2 एगोनिस्ट से एग्जाम में ब्लोकर आ जाएगा, अल्फा 2 ब्लोकर देंगे या एगोनिस्ट देंगे, तब कन्फ्यूजन हो जाएगा, तब वहाँ कोई कॉन्सेप्ट लग नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जीपे में पूछा गया है, अल्फा 2 एगोनिस्ट देते हैं ग्लूकोमा के अंदर। इसके अंदर ड्रग कौन कौन सी आती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्रीमोनिडिन और एप्राक्लोनिडिन, डायरेक्टली ही एग्जाम में आएगा ये। तो हमने अल्फा 2 एगोनिस्ट पहले भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में देखा था, वहाँ ड्रग पड़ी थी क्लोनिडिन, बट ग्लूकोमा में ये ड्रग यूज की जाती है। देखो यहाँ नाम में क्लोनिडिन आ रहा है पर यहाँ एप्राक्लोनिडिन जाती है। इसके बाद कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में एसिटाजोलामाइड, जो हमने डायूरेटिक में पढ़ा था, और डोराजोलामाइड। तो ये सब आपको याद रखना है। एसिटाजोलामाइड के साइड इफेक्ट आप डायूरेटिक में देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये ड्रग। और इसके बाद जो एक्वस आउटफ्लो को बढ़ा देगी, मतलब जो आई के अंदर जो फ्लूइड बन चुका है उसको निकालना है अपने को, तो इसके अंदर हम मायोटिक ड्रग देंगे, जो कोलिनर्जिक ड्रग है, जो क्या करेगी अपने सीलियरी मसल के अंदर क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करेगी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे और प्रेशर बढ़ेगा, ये फ्लूइड सारा निकल जाएगा बाहर। तो इस तरह से आप लिंक करके याद कर सकते हो। तो इसके अंदर ड्रग देंगे हम मायोटिक ड्रग, जिसमें पिलोकार्पिन ड्रग देते हैं, जो आपने कोलिनर्जिक में पढ़ी थी ड्रग, और दूसरी है फाइजोस्टिगामाइन। इसके बाद हम ड्रग देते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एगोनिस्ट वाली ड्रग देते हैं, जिसमें PGF2 अल्फा ड्रग देते हैं। इसके अंदर ड्रग आती है लेनेटोप्रोस्टोल, ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके बारे में एग्जाम पूछा हुआ है। और बीमेटोप्रोस्ट, लेनेटोप्रोस्ट और बीमेटोप्रोस्ट। अब ये जो लेनेटोप्रोस्ट, इसका साइड इफेक्ट रहता है आईलेट्स बढ़ जाती है और ये अपने आइरिस के अंदर डिपॉजिट भी हो जाता है, तो इसके साइड इफेक्ट है। तो आप ये ड्रग का क्लासिफिकेशन याद रखना, इसी से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है फिनोक्रोमसाइटोमा। तो फिनोक्रोमसाइटोमा हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था किडनी के ऊपर एक ग्लैंड रहती है जिसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, उसके अंदर ट्यूमर हो जाता है, और जैसे ट्यूमर होगा तो वहाँ से एड्रिनलिन और नॉन एड्रिनलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, मतलब वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होगा। जब एड्रिनलिन नॉन एड्रिनलिन का अमाउंट बढ़ जाता है तो वो हार्ट के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा, एकदम से BP बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो वो इमरजेंसी वाला हाइपरटेंशन हो जाता है, उसकी वजह से इमरजेंसी हो जाती है। तो उसके लिए जो ड्रग देते हैं वो कौन से देती है वो इंपॉर्टेंट है, वो है फेंटोलामाइन, दूसरी है लेबिटोलोल। तो लेबिटोलोल आपको पता है अल्फा प्लस बीटा ब्लोकर है, और ये फेंटोलामाइन जो ड्रग है, ये ड्रग मैंने आपको बताई थी, आपको अल्फा एगोनिस्ट ड्रग है, तो ये आपको याद रखना है। ये फेंटोलामाइन ड्रग हमने चीज़ रिएक्शन में भी यूज़ की थी, तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा। तो फिनोक्रोमसाइटोमा वाली ये दोनों ड्रग आपको याद रखना है। वैसे अब हम एडिनर्जिक ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा ये सब के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज़ है उसका नाम है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया, जिसको बोलते हैं BPH। तो ये भी हमने पढ़ा है कैंसर, जब हम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कैंसर के अंदर कि कई बार क्या होता है, प्रोस्टेट के अंदर ट्यूमर हो जाती है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड रहती है मेल के अंदर। तो इसमें होता क्या है कि एक हार्मोन रहता है जिसको बोलते हैं एंड्रोजन बोलते हैं, जो मेल सेक्स हार्मोन है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में आ जाता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। तो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बनता है, वो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन क्या करता है, यहाँ पे ट्यूमर कोज कर लेता है प्रोस्टेट के अंदर। जब ट्यूमर हो जाएगी, जो ये ग्लैंड का साइज बढ़ जाएगा, तो ये जो अपना ब्लेडर है, ब्लेडर के अंदर ये यूरेथ्रा निकल ली, यहाँ से यूरिन पास आउट नहीं हो पाएगा। तो ये ज़्यादातर जो ओल्ड एज के पर्सन होते हैं उनमें ये बीमारी होती है, उनमें यूरिनेशन हो नहीं पाता अच्छे से, तो उसको बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया। हाइपरप्लाजिया मतलब बढ़ गई, बिनाइन मतलब ट्यूमर, मतलब नॉन कैंसर ट्यूमर बढ़ जाती है। तो इसके अंदर हमने ड्रग फिनास्टेराइड पढ़ी थी, 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर एंटी कैंसर। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया के अंदर सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम अल्फा ब्लोकर देते हैं, अल्फा में भी अल्फा 1 ब्लोकर। अभी जस्ट हमने पीछे ग्लूकोमा में देखा कि हम अल्फा 2 एगोनिस्ट ड्रग देते हैं, यहाँ पे अल्फा ब्लोकर देते हैं, और ये भी जीपेट के अंदर पूछा गया है।
तो देखो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, इसके ऊपर अल्फा रिसेप्टर पाया जाता है, अल्फा 1। तो याद रखना जब अल्फा 1 का एगोनिस्ट ड्रग देते हैं जब भी, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। अब भूल भी जाओ तो देखो आपको एडिनर्जिक के मैंने 2 रिसेप्टर बताए थे, अल्फा और बीटा। तो इसको अल्फा बीटा या सी लिख लो या डी लिख लो। तो देखो ABCD लिख लो, ABCD। अगर एडिनलिन या नॉन एडिनलिन इस अल्फा रिसेप्टर के ऊपर एक्शन देगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और बीटा पे देगा तो क्या होगा, डायलेशन होगा। तो याद रखना अल्फा रिसेप्टर का एगोनिस्ट हमेशा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो आपको पता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लाजिया के अंदर वैसे भी यहाँ पे साइज बढ़ गई ट्यूमर की, जिसकी वजह से यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है। तो अगर हमने यहाँ अल्फा एगोनिस्ट दे दिया तो यहाँ और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, यूरिन बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम क्या देते हैं, अल्फा ब्लॉकर देंगे, अल्फा ब्लॉकर। तो अल्फा ब्लॉकर क्या करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ थोड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, जिससे यूरिन ईजिली पास आउट हो जाएगा, सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देगा। तो यहाँ पे अल्फा ब्लॉकर याद रखना है आपको। और इसके अंदर जो ड्रग दी जाती है, जिसमें ये टेम्सुलोसिन ड्रग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, टेम्सुलोसिन यूज BPH क्या एक्शन रहता है, ये अल्फा ब्लॉकर रहता है। इसके बाद ये टेट्राजोसिन भी है, डॉक्साजोसिन भी है, ये एल्फ्लूजोसिन भी है। तो ये बाकी सारी ड्रग है ही, बट आपको टेम्सुलोसिन याद रखनी है। ये BPH के लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, सिम्टोमेटिक के लिए। और वैसे कैंसर में हमने फिनास्टिराइड पढ़ी है। इसके बाद जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो है ओबेसिटी, जो हम इंडियंस में ज़्यादा होती है। तो ओबेसिटी जब फैट बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, इंसान ज़्यादा खा लेता है फैट वाली चीज़ें, जिससे ओबेसिटी हो जाती है। तो उसके लिए जो ड्रग दी जाती है, उस ड्रग का नाम इंपॉर्टेंट, वो है सिबुट्रामाइन। तो हम अभी एडिनर्जिक अभी तक हमने पढ़ा नहीं, हमने अभी कोलिनर्जिक और एंटी कोलिनर्जिक पढ़ा है, बट हम जस्ट इसका जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक देखेंगे। तो ये सिबुट्रामाइन ड्रग है, ये बीटा-3 एगोनिस्ट है, और बीटा-3 रिसेप्टर एडिपोर टिश्यू के ऊपर पाया जाता है। तो ये एडिपोर टिश्यू के अंदर फैट जमा है, इसी से इनको हुई है ओबेसिटी। अब ये हुआ क्या, बीटा-3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। अब ये जो फैट ने क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। तो ग्लूकोज बना दिया, ग्लूकोज कंज्यूम हो जाएगा और उस इंसान को भूख भी नहीं लगेगी। बस ये जो उसने एक्स्ट्रा जो फैट जमा करके रखा है उसी का यूज़ हो रहा है, बीटा-3 रिसेप्टर स्टिमुलेट हो गया। तो इसीलिए इसे ड्रग आती है सिबुट्रामाइन। तो ये जो एथलीट्स होते हैं ये भी कई बार ऐसी ड्रग ले लेते हैं जो बीटा-3 को स्टिमुलेट करेगी, जिससे क्या होगा, उनको एक्स्ट्रा ग्लूकोज मिलेगा और एनर्जी मिल जाएगी। तो एक बार जीपीएट में ऐसा कुछ ही क्वेश्चन बना के लिखा हुआ था, जो ये एथलीट्स वगैरह कौन सी ड्रग लेते हैं जिससे क्या हो जाता है कि उनको एनर्जी मिल जाती है। तो बीटा-3, अब ये ड्रग बैन है उन लोगों में। तो सिबुट्रामाइन ड्रग है बीटा-3 एगोनिस्ट, ये फैट को डिजोल्व करके ग्लूकोज बनाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसका साइड इफेक्ट कॉन्स्टिपेशन और ड्रीमिंग वगैरह कुछ रहता है, साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। इसके बाद एक और ड्रग है, वो है ओर्लिस्टेड, ये भी ओबेसिटी में लेते हैं। तो ये क्या करेगा, ये पैनक्रियाटिक लाइपेज इनहिबिटर है। तो ये भी ड्रग आप बस नाम याद रखना है, इसमें ज़्यादा कोई पूछता नहीं है। इसके बाद है ये ओलेस्ट्रा ड्रग है। तो ये क्या सुक्रोज पॉलीमर है, जिसको लोग लेते तो हैं, बट ये डाइजेस्ट नहीं होगा ना एब्जॉर्ब होगा, बट जो भूख होती है वो मिट जाएगी। जिन मोटे लोगों को भूख ज़्यादा लगती है, जो ओबेस पर्सन है, तो ओबेस पर्सन को ज़्यादा भूख लगती है, तो उन लोगों को ये दे दिया खिलाने के लिए। तो ये उनके पेट में जाएगा, ना तो एब्जॉर्ब होगा और ना ही डाइजेस्ट होगा, ये सीधा सीधा बॉडी से निकल जाएगा। तो उसका जो भूख है वो तो मिट गई, बट ये चीज़ एब्जॉर्ब नहीं हुई तो एनर्जी उसको नहीं मिली। उसका बॉडी का जो फैट है वही डिजोल्व होकर उसको एनर्जी दे रहा है। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं इतना, बट ये सिबुट्रामाइन ड्रग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी डिजीज़ हमने देख ली, ये सारी डिजीज़ ANS के एसोसिएट रहती है, इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादातर इनके अंदर जो ड्रग यूज़ की जाती है वो ANS की रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडिनर्जिक और एंटी एडिनर्जिक ड्रग पढ़ेंगे, फिर हम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर पढ़ेंगे, फिर फाइनली अपना ANS कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू। आप मेरे वीडियो को देखते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।